भारत में महंगाई धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन आरबीआई की भविष्यवाणियां जो हैं वो गलत साबित हो रही है। आरबीआई ने सोचा कि महंगाई जो है ज़्यादा रहेगी, लेकिन असल में महंगाई उससे काफ़ी कम निकली। पहली तिमाही में तो अनुमान और असली महंगाई के बीच लगभग जो है 0.7% का बड़ा फर्क था, जो पिछले 6 साल में सबसे बड़ा मिस है। ऐसा क्यों हुआ, प्लीज़ प्रवीण सर, हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये तो भाई फोरकास्ट ही आपका गलत हो जा रहा है भाई। नहीं, आरबीआई के असल में देखिए पिछले कुछ वक्त में आरबीआई की जितनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं, ख़ासतौर पे आप पिछले साल दिसंबर से देख लीजिए, दिसंबर से जब आरबीआई पर इस बात का दबाव था कि आप रेट कट कीजिए और रिजर्व बैंक ने रेट कट नहीं किया। गवर्नर शक्तिकांत दास की वो लास्ट गवर्नर साहब की एंट्री, हाँ लास्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बैठक थी। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के न केवल इन्फ्लेशन के नंबर बल्कि और फोरकास्ट बल्कि ग्रोथ के भी फोरकास्ट आप देखिए, बार बार आरबीआई ने अनुमान दिया 6.5% और हम लोग ग्रोथ का नंबर आया 7.5% या 7.8%। क्यों ऐसा हो रहा है सर? इसका मतलब ये है कि आरबीआई जिस तरह से फोरकास्ट करने के जो मॉडल तैयार हो रहे हैं या जिस मॉडल पे आरबीआई काम कर रहा है, या आरबीआई इतना कंजर्वेटिव रुख लेकर चल रहा है महंगाई को लेके, क्योंकि इससे पहले लगातार महंगाई ऊंचे लेवल पर बनी रही और इतने ऊंचे लेवल पर बनी रही कि आरबीआई के पास ये स्कोप नहीं रहा कि वो रेट कट का कोई फैसला कर पाए। जो आप प्राइस बैंड की बात कर रहे हैं उसके बीच ना, बिल्कुल 2 ± 4% के आसपास, बिल्कुल। तो आपकी 6%, 6.21% के लेवल तक महंगाई गई, आपको अगर याद हो। तो वहाँ पे महंगाई के जब डेटा बहुत ऊंचे रहे तो आरबीआई ने फिर कंजर्वेटिव रुख अपनाते हुए क्योंकि दिसंबर में रिजर्व बैंक पर बहुत प्रेशर था कि वो रेट कट करे, लेकिन रेट कट नहीं हुआ। फिर फरवरी में जब संजय मल्होत्रा आए तब उन्होंने पहला एक रेट कट 25 बीपीएस का किया, लेकिन आरबीआई के सामने इस बात का जोखिम था कि कहीं महंगाई बढ़ी तो फिर ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अनुमान जो आरबीआई की तरफ से दिए जाते रहे, जो 0.7% का गैप, बड़ा गैप है इन्फ्लेशन के लिहाज से, जो आपका साल का सबसे बड़ा गैप है, मिसमैच है। तो यहाँ पे अब दिसंबर में फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सर एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है। उनका अनुमान है कि जो है आरबीआई दिसंबर 2025 पिछली जो बैठक हुई अक्टूबर की, उसमें आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान को भी चेंज किया, महंगाई के अनुमान को भी चेंज किया। और आप समझिए कि अक्टूबर में इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई? जी 0.25%, 0.25% पर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन आपकी नेगेटिव जोन में चली गई। फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव जोन में। तो फूड इन्फ्लेशन को लेकर तर्क ये दिया जा रहा है बॉस कि भारत में जो है खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें अचानक से जो है गिर गई हैं। नहीं, अचानक से नहीं गिरती। ये तर्क दिया जा रहा है। और अक्टूबर में कहा जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन तो -5% तक चला गया, मतलब पिछले 5 साल के मुकाबले 5% जो है सस्ता है। और उसके पीछे एक और तर्क भी है सर, वो भी मैं बोल दूं फिर उसके बाद। नहीं, तो इस बात को अब आप समझिए, इस बात को रिजर्व बैंक लगातार पहले से कहता आ रहा है कि अच्छा मानसून जो है वो महंगाई को, दर को कम रखने में मददगार साबित होगा। अब मानसून अच्छा है, रिजर्व बैंक को भी पता है। इसके बावजूद अगर आपकी महंगाई के जो फोरकास्ट हैं उसमें बड़े गैप हैं, तो फिर आपका पूरा जो इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करने का जो मॉडल है वहाँ कुछ ना कुछ खामी है, या रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर अपनी अप्रोच को रख रहा है इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को। सर एक और पेच है जो कहा जा रहा है कि भारत की जो सीपीआई बास्केट है, यानी जो महंगाई मापने वाली जो टोकरी है, उसमें कहा जा रहा है कि 46% जो हिस्सा है वो खाने पीने की चीज़ों को है, और उसमें ही जो गिरावट आ गई, इसलिए जो है महंगाई की जो आपकी जो स्थिति देखने को मिल रही है कि बड़ा निगेटिव आ गई, बहुत कम आ गया। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि इस वजह से कम आ गई। तो इसके पीछे भी कुछ आप कहना चाहेंगे, या कि जिस बास्केट को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि मैं कई इकोनॉमिस्ट है, जैसे अरुण बाबू से भी मैं बात करता हूँ, तो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा फ्लॉस है। नहीं, देखिए रिटेल इन्फ्लेशन में जो फूड का बास्केट है उसको आप रीस्ट्रक्चर कीजिए, उसको आप और तर्क संगत बनाइए, लेकिन ये तो चीज़ बहुत पहले से है। ये जो बास्केट है इसमें, और फिर जो बात आती है सीजनैलिटी की, वो हर साल का एक फिनोमिना है। जब आपका जैसे जैसे आप विंटर्स की तरफ बढ़ते हैं, सर्दियों के सीजन की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास फूड इन्फ्लेशन कम होता है, आपकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता बढ़ती है, चाहे दूध हो या आपकी सब्जियां हों या आपके क्रॉप्स हों। आप समझिए कि धान की फसल आती है, आपकी तमाम तरह की
फसलों का पैदावार होती है, आलू की फसल आती है सर्दियों में, तो वहाँ पे फिर आपकी महंगाई ऑटोमेटिकली कूल डाउन होती है विशाल जी। अब सर एक मॉर्गन और गर्मियों में महंगाई बढ़ती है, ये भी फिनोमेना सबको पता है, देश का बच्चा जानता है। जब तभी गड़बड़ाती हैं सर, जब जो है अब अप्रत्याशित उसमें आपको बारिश देखने को मिला हो। हाँ देखिए, ज़्यादातर जो महंगाई बढ़ने का रीजन अगर फूड को हम पर्टिकुलरली देखें तो जो पोटैटो और टमाटो और ओनियन है टॉप हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि अचानक से प्राइस हाइक होते हैं, अचानक से बढ़ते हैं। उसमें सरकार के पास फिर ऑप्शन होता है कि साहब वो एक्सपोर्ट को लिमिट कर देती है। एग्जैक्टली। सर एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उस पर भी लास्ट आपसे कमेंट ले लेते हैं। उन्होंने एक अनुमान जताया है कि दिसंबर वाली जो पॉलिसी है उसमें जो है रेपो रेट में फिर से 0.25% की यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा हो जाएगा प्रवीण सर तो मुझे लगता है कि रेपो रेट जो है 5.25% के आसपास हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि रेट कट की नीड है या अभी इकॉनमी की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं देखिए पिछली बार भी जब अक्टूबर की भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही थी तब भी उससे पहले कई जो अर्थशास्त्री और जो एजेंसियां हैं वो ये कह रही थी कि नहीं साहब 25 BPS की कटौती रिजर्व बैंक करने वाला है, होगी और उसको लेके तमाम तर्क। और तब भी मैं ये बात कह रहा था कि अभी किसी तरह के रेट कट की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत हेडरूम बहुत है आरबीआई के पास कि रेट कट कर ले, लेकिन अभी आरबीआई किसी तरह के रेट कट का फैसला लेगा नहीं। दो बहुत बड़े फैक्टर हैं उसके पीछे जिनको लेके ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि शायद रेट कट अभी भी आरबीआई नहीं करेगा। क्यों? एक महंगाई काबू में इस वजह से। एक तो महंगाई आप समझिए कि 0.25% के लेवल पे महंगाई है, वो आपका एक ठीक ठाक बहुत 2 से 6% के नीचे चली गई महंगाई, जो आरबीआई का मैंडेट का लेवल है जी। दूसरी चीज़, आरबीआई ऑलरेडी 100 BPS की कटौती कर चुका है। अब जो ब्याज दरें हैं आपकी कर्ज की, चाहे अगर होम लोन को आप देखेंगे तो 7-7.5% के आसपास होम लोन आपको मिल रहा है, तो ब्याज दरें कम हैं। 100 BPS की ही कटौती की गई सीआरआर में 4 ट्रेंचेस में जी। उसके जरिए मार्केट में लिक्विडिटी को आरबीआई ने बढ़ाया। तीसरी बड़ी चीज़ है ग्रोथ की। ग्रोथ को लेके क्या कोई इश्यू पैदा हो रहा है? उसका आंसर है नहीं। नवंबर को लेके अभी जो अनुमान आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार हो सकता है जी। और ये तब होगा जबकि 2 आपके जीएसटी के ब्रैकेट सरकार ने खत्म कर दिए हैं जी। तो और दूसरी तिमाही का जो ग्रोथ का नंबर है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि अब 7% के ऊपर ग्रोथ रहेगी। ऐसे में आरबीआई को अभी न तो ग्रोथ देखनी है ना इन्फ्लेशन देखना है जी। और Q2 में कंपनियों के नतीजों में भी सुधार, कंपनियों के नतीजों में सुधार आया है, प्राइवेट केपेक्स पटरी पे आ रहा है। तो अब आरबीआई के पास आराम से ये मौका है कि वो अगली 1-2 क्वार्टर को और देखे, जब ज़रूरत हो। क्रेडिट डिमांड बढ़ ही रही है, क्रेडिट डिमांड अच्छी खासी आपकी 10% के ऊपर रही है जी। तो बैंक आरबीआई डिपॉजिट्स भी अच्छे हैं, बैंक डिपॉजिट भी 9.6% की ग्रोथ दिखाई दी है इस साल। तो आरबीआई के लिए अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें कि वो रेट कट का कोई फैसला करे।